देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राजस्थान का वो हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस हॉस्पिटल के बंद होने का कारण को ये बताते हैं कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सागर रहा करते थे। वो इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर थे। पर एक दिन जब डॉक्टर सागर हॉस्पिटल की छत पर टहल रहे थे, तब कुछ लोगों ने डॉक्टर सागर को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया था। और उनकी मौत के कुछ दिनों बाद से ही इस हॉस्पिटल में हॉरर एक्टिविटीज़ होने लगीं। और उसके बाद हॉस्पिटल में कई लोगों को छत पर किसी न किसी की लाश पड़ी मिलती ही थी। और कभी कभी तो खुद डॉक्टर सागर को भी लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते देखा था, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा था। और आज भी कोई उस हॉस्पिटल में नहीं जाता। सूरज और अखिलेश आज ही इस हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रहने आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों जब होटल वापस आ रहे थे, तब सूरज की नज़र हॉस्पिटल में पड़ी। सूरज ने अखिलेश को हॉस्पिटल दिखाते हुए कहा, अरे भाई, ये बंद क्यों है बे? ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से बंद पड़ा हो। सूरज की बात सुनकर अखिलेश बोला, मुझे क्या पता भाई, मैं भी तो तेरे साथ पहली बार ही आया हूँ। यही सब बातें करते हुए दोनों अपने होटल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही सूरज होटल के पास एक आदमी से पूछता है, अरे भैया, वो होटल के बगल वाला हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? सूरज की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्योंकि वो एक भूतिया हॉस्पिटल है। उस आदमी की बात सुनकर सूरज बोलता है, अरे भाई मजाक मत करो, सही में कुछ पता हो तो बताओ। सूरज की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी इस बार थोड़ा दांत पीसते हुए बोलता है, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर देख लो। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अखिलेश सूरज से बोलता है, अरे तू भी कहाँ इन पागल की बातों में आ रहा है? पर सूरज तो जैसे अब उस हॉस्पिटल के बारे में जानने का मन बटा बैठा था, इसलिए वो अखिलेश को बोलता है, यार एक बार देख कर आने में क्या चला जाता है, चल देख कर आ ही जाते हैं कि वो आदमी सच बोल रहा था या झूठ। अखिलेश सूरज की ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर सूरज को समझाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया? और वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके? सूरज एक बार और कोशिश करते हुए अखिलेश को बोलता है, भाई तुझे अपनी दोस्ती की कसम, तू मेरे साथ आज रात उस हॉस्पिटल में चल रहा है। अखिलेश जानता था कि सूरज बहुत जिद्दी है और वो वहाँ जाकर ही मानेगा। अखिलेश सूरज की बात मान जाता है और दोनों रात के 12 बजे उस हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं। रात के 12 बजने का इंतज़ार करने लगते हैं और जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, दोनों उस हॉस्पिटल में जाने लगते हैं। और वहां पहुंचकर हॉस्पिटल के गेट का ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों एक एक कर हॉस्पिटल में हर जगह देखने लगते हैं कि कुछ तो भूतिया हो, पर उन्हें सिवाय धूल के वहां और कुछ भी नहीं दिखता। अभी अखिलेश सूरज से बोलता है, भाई मुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी भूतिया जैसा नहीं दिख रहा है, चल यार अब होटल चलते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। सूरज के पास उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं था, इसलिए वो भी बोलता है, चल यार मुझे भी लगता है कि यहाँ ऐसा वैसा कुछ है नहीं। इतना बोलकर दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है, कौन हो तुम लोग? आवाज़ सुनकर जैसे ही सूरज और अखिलेश अपने पीछे को मुड़े तो उनके होश उड़ गए और उनकी रगों में बहता खून जम सा गया, क्योंकि उन दोनों ने देखा कि उनके सामने एक बड़ा ही भयानक सा आदमी खड़ा है। क्योंकि उस आदमी का सर कटा हुआ था और उसके अपने सर को अपने हाथों में पकड़ रखा था। उस आदमी को देखकर सूरज डरते डरते हुए से उसे बोलता है, कौन हो तुम?
सूरज के इतना बोलते ही वो आदमी पहले तो जो सर अपने हाथों में पकड़ रखा था उसे उसने अपनी गर्दन पर रखा और अपनी भयानक आवाज में कहा, मैं डॉक्टर सागर हूँ और तुम मेरे पेशेंट। इतना बोलकर वो सूरज और अखिलेश के हाथ को पकड़ लेता है और घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है। वो डॉक्टर सागर उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। पहले तो वो अखिलेश को एक कुर्सी में बांध देता है, उसके बाद सूरज को ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटा देता है और कैंची से उसका पैर काटने लगता है और काटते काटते सूरज के दोनों पैरों को अलग करके रख देता है। सूरज दर्द से तड़प और चिल्लाए जा रहा था, पर इस पर डॉक्टर सागर का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अखिलेश के हाथों में बंधी रस्सियां अपने आप खुल जाती हैं और अखिलेश जिस कुर्सी से बंधा था उसी को उठाकर डॉक्टर सागर के सिर पर दे मारता है। कुर्सी डॉक्टर सागर के सर पर लगी और उनका सर नीचे गिर गया। अखिलेश भी थोड़ा खुश हो पाता उससे पहले ही डॉक्टर सागर का सर अपने आप उड़ता हुआ डॉक्टर सागर की गर्दन में लग जाता है। अखिलेश बस खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। वो बेचारा कर भी क्या सकता था, और सूरज को तो अपने दर्द के आगे कोई होश ही नहीं था क्योंकि बेचारे के दोनों पैर कट चुके थे। तभी डॉक्टर सागर अखिलेश की तरफ मुड़ता है और बोलता है, अच्छा तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करना है। इतना बोलकर ही डॉक्टर सागर ने अखिलेश को पकड़ लिया और घसीटते हुए उसके पास सूरज के बगल में ले जाकर लेटा दिया। अगले दिन जब वहाँ के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला देखा तो लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी, इसलिए वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुला लिया। और जब पुलिस अंदर जाकर देखी तो उनको लोगों की कटी फटी लाश मिली। सूरज की लाश के तो दोनों पैर कटे हुए थे और अखिलेश का सर ऊपर से कटा हुआ था। डॉक्टर सागर तो मारे गए, लेकिन वो अभी भी लोगों का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। उस रात जब मुझे किसी जरूरी काम के चलते शहर जाना पड़ा तो मुझे पता नहीं था कि वापसी में इतनी रात हो जाएगी और ऊपर से इतनी तेज बारिश। चलते चलते मेरी नज़र रोड के किनारे चाय की टपरी पर गई। मैंने सोचा क्यों न इस बारिश में गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठा लिया जाए। बारिश के साथ ही साथ बह रही तेज हवा सब कुछ तबाह कर देने पर उतर चुकी थी। अभी मैं चाय की चुस्की ले ही रहा था कि मेरे ही तरह चाय पी रहे एक शख्स ने कहा, 40 सालों के बाद हो रही है ऐसी तूफानी बारिश। खंबे का तार वार सब कुछ टूट गया है। अभी 2 दिन तक ऐसे ही चलेगा। उस कस्टमर की बात सुनकर चाय वाले ने बोला, आपको ये सब पता कहाँ से चलता है? तो इस पर वो आदमी बोला, समाचार से। टीवी में नहीं देखते हो क्या तुम? उन लोगों की बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान होने लगा था क्योंकि मेरा घर यानी मिराजपुर गांव यहाँ से काफ़ी दूर था, लगभग 6 किलोमीटर। हालांकि मेरे पास छतरी थी, मगर इन तूफानी हवाओं के बीच वो भी कुछ काम नहीं आएगा। यही सोचकर मैं निराश मन से वहीं बैठ गया। बारिश थमना तो दूर, धीमी होने का भी नाम नहीं ले रही थी। ना तो कोई ऑटो रिक्शा दिख रहा था और ना ही कोई प्राइवेट गाड़ी जिससे मैं लिफ्ट मांग सकूं। जैसे इस दुनिया में हम 3 लोगों के अलावा कोई रहता ही ना हो। बैठे बैठे 9 से 10 बजा और 10 से 11, मगर बारिश ज्यों की त्यों ही पड़ती रही। मगर मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहता? आखिर घर में बीवी बच्चे भी अकेले हैं। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और छाता खोलकर अभी दुकान से निकल ही रहा था
कि उस चाय वाले ने बोला, अरे साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए, ऐसे मौसम में जाना ठीक नहीं है। मेरी दुकान रात भर खुली रहती है, आप यहीं रुक सकते हैं रात भर। जिस पर मैंने उस चाय वाले को आभार जताते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैसे ना कैसे तो चला ही जाऊंगा। और इतना कहकर मैं वहां से निकल गया। दुकान से बाहर निकलकर मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा कि एक तेज हवा के झोंके से मेरा छाता उल्टा हो गया। खैर, मैंने किसी तरह से छतरी को सीधा किया और आगे बढ़ने लगा। जैसा कि चाय की दुकान पर उस कस्टमर ने बताया था कि खंबे के तार टूट गए हैं, ठीक वैसा ही अभी तक रास्ते पर एक भी लाइट नहीं दिखी थी। तेज तूफानी हवाओं से लड़ते हुए मैं आगे बढ़े जा रहा था। मन ही मन ये ख्याल भी आ रहा था कि कहीं मैंने बाहर निकलकर कोई गलती तो नहीं कर दी। रास्ते पर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ बारिश और तेज हवाओं की आवाज ही उस रास्ते की खामोशी को तोड़ रही थी। वरना वो रास्ता इतना सुनसान था कि शायद दिल की धड़कनें तक सुनाई देती। लगातार हो रही बारिश के कारण रास्ते पर घुटनों के नीचे तक पानी जम गया था। मुझे यही डर था कि कहीं मैं किसी नाले में ना गिर जाऊं, मगर मेरी किस्मत को ये गवारा नहीं था। अचानक ही मेरा पैर फिसला और मैं कमर तक पानी में उतर गया। अंदाजे से तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी छोटे से नाले में गिर गया हूँ। खुद को इस मुसीबत में पाकर मेरी आंखों से आंसू छलक गया। मैं पछताने लगा कि काश मैंने उस चाय वाले की बात मान ली होती तो आज मैं इस मुसीबत में ना पड़ता। खैर, जैसे तैसे मैं उस नाले से बाहर निकला और इसी खींचातानी के बीच मेरा एक पैर किसी धारदार चीज से लगकर छिल गया। खैर, मैं जैसे तैसे लंगड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। मेरा आधा शरीर भीग चुका था, जिस वजह से अब मुझे ठंड लगने लगी। अब किसी मुसीबत में ना पड़ूं, भगवान से यही मनाकर अभी मैं थोड़ा आगे चला ही था कि मुझे रास्ते के एक किनारे थोड़ी ऊंची जगह पर एक बंद दुकान दिखी, जिसके बाहर का शेड काफी बड़ा और निकला हुआ था। इसका मतलब कि मैं वहां रुक सकता हूँ। लिहाजा मैं लंगड़ाते हुए उस बंद दुकान तक पहुंचा और वहीं शेड के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया। एक तो मैं भींगा हुआ, ऊपर से तेज चल रही ठंडी हवा जले पर नमक का काम कर रही थी। खैर, मैं उन भीगे कपड़ों में ही उस चबूतरे पर लेट गया। पहले बहुत देर तक तो मुझे नींद नहीं आई, मगर जब आई तो मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। फिर जब मेरी नींद टूटने को हुई तो कोई मेरे कानों में गुदगुदी कर रहा था। तो पहले तो कुछ देर तक मैंने आंख खोलना ज़रूरी नहीं समझा, मगर जब मुझे ये एहसास हुआ कि अब मेरा सर चबूतरे पर नहीं बल्कि किसी के गोद में है, तो मैंने झट से अपनी आंखें खोली तो सामने का नज़ारा मेरे होश उड़ा गया, क्योंकि ठीक मेरे सर के ऊपर एक औरत का चेहरा था। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। मैं एक झटके से उठा और वहां से रोड की ओर भागने लगा। अभी मैं रोड पर आया ही था कि तभी मुझ पर किसी गाड़ी की रोशनी पड़ी। मैंने उस रोशनी के जरिए की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि एक ऑटो रिक्शा मेरी ओर ही चली आ रही है। उस रिक्शा को देखकर मेरी जान में जान आई। मैं जोर जोर से हाथ दिखाकर उस रिक्शा को रुकवाने लगा। फिर जब वो रिक्शा ठीक मेरे पास आकर रुकी तो मैं फट से उस रिक्शा में बैठ गया, जिस पर रिक्शा चला रहे ड्राइवर ने कहा, अरे अरे पर जाना कहाँ है, बताओ तब ना। जिस पर मैंने कहा, मिराजपुर गांव चलो, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। मुझसे ये सुनकर रिक्शा वाले ने गाड़ी बढ़ाते हुए कहा,
देखो भैया, मिराजपुर गांव का 150 रुपया लगेगा। जिस पर मैं बोला, सब चलेगा, बस तुम चलो। मैं बहुत डरा हुआ था। मेरे जहन में अभी भी उस औरत का ही चेहरा घूम रहा था। जहां कुछ देर पहले तक मैं ठंड से कांप रहा था, तो वहीं अब मेरा पसीना निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। मुझे इस तरह घबराया हुआ देख ऑटो ड्राइवर ने पूछा, क्या बात है साहब, आप बहुत डरे हुए लग रहे हैं। इस पर मैंने उस ऑटो ड्राइवर को सब कुछ खुलकर बता दिया। मेरी पूरी बात सुनकर कुछ देर के लिए तो उस ऑटो वाले ने चुप्पी साध ली और फिर बोला, साहब वो औरत एक चुड़ैल थी। दरअसल आज से कुछ साल पहले वो औरत और उसका पति, जो कि एक ऑटो ड्राइवर था, वो लोग एक रात इसी रास्ते से अपनी ऑटो में बैठकर कहीं जा रहे थे। मगर तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने मिलकर उनकी ऑटो रुकवा दी और उनसे मारपीट करके उन्हें लूट लिया। और यहाँ तक ही नहीं, बल्कि उस औरत के साथ गलत काम भी किया। फिर उन दोनों को जान से मारकर सामने पुल से नदी में फेंक दिया। ये सब सुनकर मैंने डरते डरते उस आदमी से पूछा, पर तुमको इतना सब कैसे मालूम है? जिस पर उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, क्योंकि उस औरत का पति मैं ही था ना साहब, अपने बगल में देखिए। उस ऑटो ड्राइवर से ये सुनकर मैं डरते डरते बगल की ओर पलटा, तो डर से मेरी आंखें फूलकर चौड़ी हो गईं, क्योंकि ठीक मेरे बगल में वही औरत बैठी हुई थी जिससे अभी तक मैं भाग रहा था। इतने में ही उस ऑटो ड्राइवर ने भी एकदम से अपना चेहरा पूरा मेरी ओर घुमा लिया। उन दोनों के बीच खुद को अकेला पाकर मैं बहुत ज़्यादा सहम गया। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं ऑटो में बैठे बैठे ही बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत से लोगों के बीच घिरा हुआ था। मैंने उन लोगों से कल रात की पूरी घटना का जिक्र किया, तो मेरी बात सुनकर उन सभी ने भी हामी भरी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।